एक व्हाट्सएप कॉल, नकली लॉ एनफोर्समेंट, कैमरा के सामने फोर्स्ड आइसोलेशन, रिमोट एक्सेस और देखते देखते 48 लाख रुपए साफ। डिजिटल अरेस्ट स्कैम अब सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रह गए। एनआरआईज को टारगेट करके क्रॉस बॉर्डर इंटिमिडेशन और बैंकिंग फ्रॉड का नया पैटर्न सामने आ रहा है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे स्कैम कैसे एग्जीक्यूट हुआ, क्रिमिनल्स ने साइकोलॉजिकल प्रेशर कैसे बनाया, बैंकिंग एक्सेस कैसे ले लिया गया, रूल्स और लीगल प्रोसेस क्या कहता है, एनआरआईज के राइट्स क्या होते हैं और ऐसे सिचुएशन में इंडियंस को प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए ताकि खुद को सुरक्षित रखा जाए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। इस केस में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहने वाले अहमदाबाद के एक एनआरआई को इंडियन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। कॉलर ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बताया और आरोप लगाया कि उसके मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से एंटी नेशनल एक्टिविटीज से जुड़े सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ये क्लासिक इंटिमिडेशन सेटअप था, लीगल लैंग्वेज, अर्जेंसी और फियर क्रिएट करके विक्टिम को कंप्लायंस मोड में लाना। यहीं से डिजिटल अरेस्ट का इल्यूजन शुरू हुआ। फ्रॉडस्टर्स ने प्रेशर बढ़ाने के लिए विक्टिम को वीडियो सर्विलेंस में रखा। उसके कैमरा के सामने उसे रखा गया, किसी से बात ना करने और आइसोलेशन फॉलो करने के निर्देश दिए गए। वार्निंग दी गई कि कंप्लायंस ना करने पर ऑस्ट्रेलियन पुलिस अरेस्ट कर सकती है और इंडिया लौटते समय एयरपोर्ट डिटेंशन होगा। लगातार इंटिमिडेशन ने सीवियर मेंटल स्ट्रेस पैदा किया और यही स्कैमर्स का प्राइमरी वेपन था। कंट्रोल बनाए रखने के लिए क्रिमिनल्स ने विक्टिम को नया फोन और सिम लेने को कहा। इसके बाद उन्होंने डिवाइस आईपी एक्सेस हासिल किया और फोन व लैपटॉप रिमोटली एक्सेस किए। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सेंसिटिव बैंकिंग डिटेल्स निकलवाए गए। पहले ऑस्ट्रेलियन बैंक अकाउंट से 25,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर निकाले गए। फिर इंडिया में एक्सिस बैंक ब्रांच की फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़कर लगभग 34 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए गए। पूरे समय स्कैमर्स एश्योरेंस देते रहे कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पैसा लौटाया जाएगा, जो कि फ्रॉड का हिस्सा था। लगभग 1 महीने की आइसोलेशन के बाद विक्टिम को धोखे का एहसास हुआ। कंप्लेन ऑस्ट्रेलियन साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटीज और अहमदाबाद साइबर क्राइम डिपार्टमेंट दोनों के पास दर्ज हुई। ये दिखाता है कि क्रॉस बॉर्डर फ्रॉड में मल्टी जुरिडिक्शन इन्वेस्टिगेशन जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं नियम क्या कहते हैं। असली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज व्हाट्सएप या रैंडम वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। किसी भी इन्वेस्टिगेशन में फॉर्मल रिटन नोटिस, वेरीफाइड आइडेंटिटी और लीगल प्रोसीजर फॉलो होता है। रिमोट एक्सेस मांगना, आइसोलेशन का निर्देश देना या इमीडिएट मनी ट्रांसफर का दबाव, ये सभी रेड फ्लैग्स हैं। बैंकिंग रूल्स के अनुसार सेंसिटिव क्रेडेंशियल शेयर करना अकाउंट होल्डर की सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए वेरिफिकेशन के बिना डिटेल्स देना हाई रिस्क माना जाता है। एनआरआई पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिकल राइट समझिए। अगर कोई खुद को लॉ एनफोर्समेंट बताता है तो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट चैनल से वेरिफिकेशन करना आपका अधिकार है। किसी भी इंटरनेशनल ज्यूरिडिक्शन में अरेस्ट या फिर डिटेंशन फॉर्मल लीगल प्रोसेस से होता है, इनफॉर्मल डिजिटल थ्रेट से नहीं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तो तुरंत बैंक अलर्ट और साइबर क्राइम कंप्लेन दर्ज करना प्रोटेक्टिव स्टेप है। इंडियन यूजर्स के लिए की सेफ्टी माइंडसेट, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स पहचानना सीखें। अर्जेंट थ्रेट्स, सीक्रेसी डिमांड, आइसोलेशन इंस्ट्रक्शंस और डिवाइस एक्सेस रिक्वेस्ट, ये स्कैम पैटर्न्स हैं। बैंक एक्सेस कभी भी कॉल या वीडियो प्रेशर में शेयर ना करें। फैमिली कम्युनिकेशन ओपन रखें। आइसोलेशन स्कैमर्स का कंट्रोल टूल होता है। अथॉरिटीज लगातार अलर्ट जारी कर रही हैं कि अनसॉलिसिटेड कॉल्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करें, इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन लें और डाउट होने पर ऑफिशियल साइबर क्राइम हेल्पलाइन या लोकल बैंक ब्रांच से तुरंत संपर्क करें। जितनी जल्दी एक्शन होगा, रिकवरी और इन्वेस्टिगेशन की संभावना उतनी मजबूत हो। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।